जय श्री राम। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए वर्ष का आखिरी महीना यानी दिसंबर 2021 कैसा रहने वाला है। ग्रहों की गतियां आपके लिए किस प्रकार का परिणाम लेकर आ रही हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से सभी ग्रहों के बारे में हम यहाँ बात करेंगे, क्योंकि सभी ग्रह अपना किसी न किसी जिम्मेदारी को लेकर आपकी राशि के अनुसार चल रहे होते हैं। यह वीडियो एक गोचरीय घटना है, जिसका मतलब है चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। चंद्रमा आपकी कुंडली में धनु राशि में बैठा है या आपका बोलता हुआ नाम धनु राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपके सामने जो गोचरीय स्थिति दिखाई दे रही है, यह 1 दिसंबर 2021 की गोचरीय स्थिति है। आइए, यह गोचरीय स्थिति आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालने वाली है, जिसकी शुरुआत हम ग्रहों के राजा सूर्य देव से करने वाले हैं। सूर्य देव हर व्यक्ति विशेष के जीवन में राज्य सरकार, आत्मिक चिंतन, आत्मिक शांति, आपके मान सम्मान को दर्शाने वाला ग्रह होता है। आपकी राशि से सूर्य नवम भाव के मालिक हैं। नवमेश का द्वादश भाव में जाना यानी भाग्य और आत्मसम्मान और आत्मिक चिंताएं द्वादश भाव में केतु के साथ चल रही हैं, या इसे कह सकते हैं केतु के साथ लड़ाई चल रही है प्लेनेट की। व्यक्ति अंतर्द्वंद में जी रहा है। नवमेश का द्वादश भाव में जाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। व्यक्ति अपने भाग्य को बनाने के लिए या व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समय की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी मेहनत करता है। सूर्य और केतु का द्वादश भाव में बनने वाला यह योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि द्वादश भाव व्यक्ति के सोने का घर भी है, जहाँ पर जाकर वह आराम करता है। जब आपके आराम ग्रह में यानी जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर अशुभ ग्रहों का योग हो, सूर्य केतु जैसे प्लेनेट ग्रहण दोष बनाते हुए वहाँ चल रहे हों, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य केतु की ये युति अभी 16 दिसंबर तक चलने वाली है। उसके बाद सूर्य आपकी राशि से के ऊपर ही गोचर करेंगे। इसका मतलब है राशि से नवम के मालिक राशि में ट्रांजिट करेंगे, यानी 16 दिसंबर के बाद सूर्य केतु के साथ मुक्त हो जाएंगे और यह स्थिति अपने आप में बहुत बेहतर हो जाएगी। तब आपको पहले के मुकाबले कुछ बेहतर फील होगा, चाहे वह स्वास्थ्य के तौर पे हो, चाहे वह मान सम्मान के तौर पर हो। आइए बात करते हैं मंगल के बारे में कि मंगल एक एनर्जी से भरपूर ग्रह है। कहा जाता है जो ग्रह जहां जिस भाव के अंदर गोचर कर रहा हो, सबसे ज़्यादा वो वहां से प्रभावित करता है, उसके बाद वह अपनी दृष्टियों के फल देता है। मंगल आपकी राशि से एकादश भाव में चल रहे हैं, जहां से बैठकर वे द्वितीय और पंचम भाव दोनों को दृष्टि दे रहे थे। यानी एकादश लाभ के घर में बैठा हुआ मंगल दृष्टि दे रहा है दूसरे और पंचम को, यानी लगातार किसी न किसी माध्यम से मंगल आपको अपने जीवन में सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। अब आप ये देखिएगा कि मंगल आगामी 4 दिसंबर 2021 में मंगल देव तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। ये वही वृश्चिक राशि है जहां पर सूर्य केतु का योग बना हुआ है। यह आपकी राशि से द्वादश है और आपकी राशि से द्वादश में बन रहा है चतुर्ग्रही योग। सूर्य भी हैं, बुध भी हैं, केतु भी होंगे, सूर्य भी होंगे, मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे। अब ये चतुर्ग्रही योग, क्योंकि मंगल तो वहां स्वराशि के होंगे, लेकिन राशि से द्वादश है, फिर से आत्मचिंतन या आत्मिक कष्ट तो व्यक्ति को है। कहीं ना कहीं आमदनी तो चलती रहेगी, पैसा तो जीवन में आता रहेगा, लेकिन ग्रह अंदरूनी रूप से व्यक्ति को कोई ना कोई चेतावनी लगातार देते रहेंगे। मंगल को कहा जाता है आपको एनर्जी देने वाला ग्रह, और जब आपकी एनर्जी ही राशि से द्वादश में चली जाए तो कहते हैं आपके द्वारा किए गए प्रयास पूर्ण सफल नहीं हो पा रहे। आप कोशिश तो कर रहे हैं, आप प्रयास तो कर रहे हैं अपने रिश्ते, अपने संबंध, अपने जीवन में सब कुछ ठीक करने का, लेकिन वह हो नहीं पा रहा है। राशि से पंचम के मालिक मंगल हैं। पंचमेश का द्वादश में जाना शिक्षा के लिए अच्छा नहीं होता, संतान के प्रति चिंता दिखाने वाला होता है। खास तौर पे ये योग उनके लिए भी कठिन होता है जो अपने जीवन में वर्तमान के समय में किसी प्रकार की प्रेगनेंसी की स्थिति को धारण किए हुए हैं।
साथ ही साथ पंचमेश का अपने से अष्टम एवं राशि से द्वादश में जाना नुकसान ही दिलाता है। अपनी बुद्धि पर संयम रख के चलना है, अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। कुछ समय बाद स्थिति ऐसी आएंगी कि वह आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। द्वादशेश का द्वादश में होना किसी प्रकार की यात्रा को भी दिखाता है या किसी प्रकार के खर्च को भी दिखाता है। आप कार्य क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए या आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार की यात्रा भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, मंगल जब चौथी दृष्टि से तीसरे भाव को दृष्टि दे रहे होंगे और तीसरे भाव में बैठे हैं बृहस्पति। इसका मतलब है कहीं ना कहीं यह ग्रह आपको लगातार परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता भी देता रहेगा, क्योंकि ग्रह स्वराशि का है। केतु उसी की राशि के अंदर होंगे और केतु और मंगल दोनों सेम व्यवहार करते हैं। ऐसी स्थिति में जिन लोगों को सूर्य या केतु या मंगल से संबंधित दशा, अंतर और प्रत्यंतर चल रही है, उनके लिए यह स्थिति कुछ कष्टकारी ज़्यादा हो जाती है। आइए अब बात करते हैं बुध के बारे में। बुध जब आपकी राशि से सप्तम और दशम के मालिक हैं और ट्रांजिट कर रहे हैं द्वादश के अंदर। सप्तमेश का द्वादश में जाना वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं होता। पत्नी पत्नी के लिए कष्ट की स्थिति को दिखाता है। दोनों के बीच में वैचारिक मतभेदता को दर्शाने वाला होता है। सप्तमेश का द्वादश में जाना उस दौरान किसी प्रकार का रिश्ता नहीं होता, या कह सकते हैं हम अगर कोई विवाह या रिश्ते से संबंधित प्रयास कर रहे हैं तो वह हमारे लिए सफल नहीं हो पाता है। तो वहीं दशमेश का यानी बुध दशम के मालिक भी हैं आपकी राशि से, वह भी पहुंच रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र के प्रति चिंता, कार्य क्षेत्र के प्रति भागा दौड़ी, स्ट्रगल लगातार आपके जीवन में चल रहा है। आप कहीं ना कहीं ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि वे अपने कार्य क्षेत्र को बदल लें या किसी दूर स्थान से जुड़ जाएं, या उनका कार्य क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉर्ट आउट हों। ऐसा आपके जीवन में कब ज़्यादा बेहतर होगा? 9 दिसंबर 2021 को बुध देव वृश्चिक राशि यानी मंगल की शत्रु राशि से निकलकर पहुंच जाएंगे राशि के अंदर, धनु के अंदर, जहां से बैठ के वो सप्तम भाव को वापस देखेंगे। अब आपके सप्तम और दशम के मालिक बुध पहुंच जाएंगे राशि के अंदर, धनु राशि में दिग्बल प्राप्त करते हुए। इसका मतलब है 9 दिसंबर के बाद परिस्थितियां बेहतर होंगी। 9 दिसंबर के बाद कार्य क्षेत्र में अच्छा होने लगेगा। 9 दिसंबर के बाद की स्थितियां पति और पत्नी के बीच में तालमेल के लिए अच्छी मानी जाएंगी। साथ ही साथ इस समय काल में किसी न किसी प्रकार के वैवाहिक प्रस्ताव या विवाह होना भी ऐसे ही समय में संभव दिखाई दे रहा है। तो बुध की स्थिति 9 दिसंबर तक तो कष्टकारी है, उसके बाद यह ग्रह अपने बेहतर परिणाम देगा। बृहस्पति आपकी राशि और चतुर्थ दोनों के मालिक हैं। अच्छी बात है कि बृहस्पति धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है और मंगल बृहस्पति के मित्र होते हुए द्वादश भाव से बृहस्पति को दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन ये दृष्टि 12वें घर से तीसरे घर पे पड़ रही है। इसका मतलब ये वो कॉम्बिनेशन है जो लगातार खर्च के कारण चिंता बनाए हुए रहेगा। एक तरफ ये ग्रह आमदनी देता रहेगा तो वहीं दूसरी तरफ ये ग्रह लगातार किसी ना किसी कारण से चिंता भी बनाकर रखने वाला है। मंगल की चौथी दृष्टि जब बृहस्पति पे आती है तो ये अपने आप में एक धन योग भी होता है, क्योंकि राशि और पंचम के मालिक एक दूसरे से कनेक्शन बना रहे हैं। जहां बृहस्पति धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है तो वहीं मंगल की चौथी दृष्टि बृहस्पति के ऊपर आती है, जो आपके साहस में इजाफा करती है, आपके साहस को बढ़ाती है, आपके परिवार वालों से आपको सहयोग दिलाती है। बृहस्पति राशि से तीसरे घर में है, राशि का मालिक राशि से तीसरे घर में हो तो ये तीसरा घर एफर्ट्स का घर है, खुद के द्वारा किए गए संघर्षों का घर कहलाता है। उसमें ये कॉम्बिनेशन आपको विजयी बनाता है। वहीं चौथे घर का मालिक भी बृहस्पति है जो अपने से द्वादश में मंगल से दृष्ट है, तो ये कॉम्बिनेशन परिवार की सुख शांति के लिए भी चिंता को दर्शाता है, क्योंकि चौथे घर के ऊपर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब है व्यक्ति सभी प्रकार से संघर्षरत है। वह अपने शरीर से भी लड़ रहा है, अपनी मानसिक स्थितियों से भी लड़ रहा है, पारिवारिक स्थितियों को सुधारने के लिए भी लड़ रहा है। लेकिन कुछ प्लैनेट्स के कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जो आपको सुधार देंगे। सबसे पहले सूर्य का परिवर्तन, फिर बुध का परिवर्तन। 9 दिसंबर से बुध का परिवर्तन होगा,
फिर सूर्य का परिवर्तन होगा और सूर्य और बुध आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाकर चलेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़ी सी चिंताएं हैं, बाद में स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र इस महीने काफ़ी उठापटक करने वाला ग्रह होगा, क्योंकि 8 दिसंबर को शुक्र अपनी गति को परिवर्तित करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मकर राशि में ये ग्रह ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे और 19 दिसंबर के आसपास ये ग्रह फिर से वक्रत होकर वापस धनु राशि में एंट्री करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो आपकी राशि से मित्रता नहीं रखता, एक ऐसा ग्रह जो षष्ठेश भी है, छठे का मालिक भी है। इसका मतलब शुक्र का अगली राशि में जाना, वक्री होकर वापस आना और बाद में वक्रत्व की स्थिति तक ही महीने के अंत तक चलना। इसका मतलब है हेल्थ का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक तो ये आपकी राशि का मित्र नहीं है, दूसरा ये षष्ठेश भी है। और जब जब षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश गोचर में वक्री होकर आपकी राशि, लग्न या लग्नेश को प्रभावित करें तो शास्त्र कहता है यह कॉम्बिनेशन बीमारी देने वाला होता है। खास तौर पे जब शुक्र से संबंधित दशांतर प्रत्यंतर हो तो यह स्थिति और ज़्यादा निश्चित और श्योर हो जाती है कि आपको इस दौरान स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। छठा घर जो रोग, झगड़ा, झंझट, बीमारी, चोट आदि के लिए भी जाना जाता है। जब उसका मालिक वक्री होकर लगन में यानी राशि में चल रहा हो तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कुछ टिपिकल है। अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब शुक्र षष्ठेश है तो इसको कहते हैं शत्रु। शत्रु का मालिक जब राशि में चले तो बाहर के लोग, आपके हित ना चाहने वाले लोग, आपके शत्रु जो आपका मन ही मन बुरा चाहते हैं, वह भी किसी न किसी प्रकार से सक्रिय होने का प्रयास करेंगे। वह भी आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उससे आपको बच के चलना होगा। बात करते हैं शनिदेव के बारे में। शनिदेव दूसरे घर में अपने ही भाव में चल रहे हैं। द्वितीयेश का दूसरे घर में रहना, मार्गीय अवस्था में रहना बेहतर माना जाता है। आय के अच्छे साधन लगातार किसी न किसी माध्यम से देता है, क्योंकि शनि दूसरे घर से बैठकर एकादश भाव के ऊपर दृष्टि देते हैं, जो एक 2 धन भावों को अकेला कवर करता है। अब यहाँ बहुत मुख्य बात क्या है, शनि की डिग्री देखिए 14 डिग्री 50 मिनट महीने के शुरुआत में है। यानी एक ग्रह जो 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है, इसको कहते हैं युवा अवस्था में चलने वाला ग्रह। और जब कोई ग्रह युवा अवस्था में चलता है तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशंस यानी ये प्लैनेट अपने आप में पहले से अधिक मजबूत है। ग्रह के अंदर सामर्थ्य है कि वह आपको अपने पूर्ण रिजल्ट दे सके। शनि की दूसरी राशि, जिसको हम मूल त्रिकोण राशि कहते हैं, कुंभ राशि, उसके अंदर एक सौम्य ग्रह बृहस्पति भी चल रहे हैं। इसका मतलब शनि की दोनों राशि अपने आप में मजबूत और प्रबल हैं। आय के साधन लगातार बनाए रखेगा ये ग्रह और आपको सभी चीज़ में मजबूती भी देगा। बात करते हैं राहु और केतु की। राहु केतु अक्ष आपकी राशि से छठे और द्वादश पे बना हुआ है। छठा और द्वादश दोनों ही भाव अच्छे नहीं माने जाते। द्वादश भाव यदि एक्सपेंडिचर है, चिंताएं हैं, मानसिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, नींद ना आना, डिप्रेशन की बीमारी देना, वहीं छठे घर से रोग, ऋण, रिपु, चिंतन होता है। अब राहु और केतु यहाँ क्रमशः राहु शुक्र की राशि में है और शुक्र इस महीने ट्रांजिट करके अगली राशि में भी जाएंगे, वक्री होकर भी वापस आएंगे। शुक्र आपकी राशि के मित्र नहीं हैं, शुक्र षष्ठेश भी हैं, इसलिए राहु भी इस प्रकार के ही फल देंगे जैसे शुक्र फल देने वाले हैं। इसका मतलब है विशेष चिंता इस महीने स्वास्थ्य को लेकर राहु और केतु ने भी झलकाई है, क्योंकि केतु भी द्वादश भाव में द्वादशेश है। एक समय तो ऐसा होगा जब द्वादश भाव में सूर्य, बुध, मंगल और केतु सभी की युति द्वादश में होगी। यानी अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत से लगभग 9-10 तारीख का समय आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। फिर उसके बाद थोड़ा चैलेंज कम होगा, फिर 16 तारीख के बाद चैलेंज और कम आपके जीवन में हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में आपको जो प्रॉब्लम चल रही हैं उनसे बचने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं। यदि आप वो करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। प्रॉब्लम राहु केतु से संबंधित ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे में आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र यानी भगवान गणेश की आराधना और राहु के लिए देवी कवच, जिससे आप स्वास्थ्य के तौर पर बेहतर रहें, तो देवी कवच का भी आप पाठ कर सकते हैं। इन दोनों पाठ आप रेगुलर करें।
और जितना ज़्यादा कर सकें उतना ज़्यादा करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। तो ये था इस महीने का गोचर, जो धन के हिसाब से, आमदनी के हिसाब से तो ठीक दिखाई देता है, लेकिन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक चिंतन के हिसाब से कष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।